नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पाल वंश के बारे में, सेन वंश के बारे में और कश्मीर के जो राजवंश थे 3 उनके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में आज हम चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश और पांड्य वंश के बारे में जानकारी लेंगे और जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है उसके बारे में आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं पूरे, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के इस लेक्चर को देखना। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बादामी के चालुक्यों के बारे में। ठीक है, ये चालुक्य भी 2-3 प्रकार के चालुक्य हुए। एक्चुअली जो सोलंकी वंश हमने पढ़ा था ना, उनको भी वैसे चालुक्य ही कहा जाता है। और जो आज के हम पढ़ेंगे ये बादामी के चालुक्य, ये भी चालुक्य हैं। कुछ जो है पूर्वी चालुक्य भी कुछ कहा जाता है, अभी लेक्चर में आगे देखेंगे। ठीक है तो हुआ क्या कि 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच में जो दक्षिणापथ है, अपना दक्षिणापथ मतलब उत्तर से जो दक्षिण जाने वाला मार्ग है, उस पर क्या हुआ, चालुक्य वंश की जो शाखा थी उसका उसका क्या हो गया, उसका शासन हुआ। और वो कौन थे, बादामी के चालुक्य या तो वातापी के चालुक्य। ये बादामी और वातापी ने क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्थान का नाम है जहाँ पर ये शासन करते थे। जो इनकी राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी बादामी या वातापी। और इस वंश की अगर स्थापना का श्रेय दें हम, तो इसका स्थापना का श्रेय जाता है पुलकेशिन प्रथम को। और पहले चालुक्य ये जो शासक हुआ करते थे, कदम्ब शासकों के सामंत हुआ करते थे। हमने जब देखा था हर्षकालीन या उत्तरगुप्त कालीन, तब हम जो समाज हमने देखा था या जो राजवंश हमने देखे थे, तो हमने देखा था कि सामंतवाद इस काल में थोड़ा बढ़ गया था। तो ये कदम्ब शासक जो थे उनके ही ये सामंत रहा करते थे। फिर पुलकेशिन प्रथम के बाद में यहाँ इसका शासक बनता है कौन, कीर्तिवर्मा प्रथम। कीर्तिवर्मा प्रथम के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी जानने वाली है नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए कि इसके बाद में शासक कौन बनता है, इसका छोटा भाई मंगलेश। यानी कीर्तिवर्मा का छोटा भाई मंगलेश बन जाता है शासक कीर्तिवर्मा के बाद में। परंतु इसकी हत्या कर देता है कौन, पुलकेशिन द्वितीय। होता क्या है कि जब पुलकेशिन के जो पिताजी होते हैं कौन, कीर्तिवर्मा प्रथम, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो कायदे से शासक किसे बनना चाहिए था, पुलकेशिन द्वितीय को। परंतु जब ये पुलकेशिन द्वितीय उस काल में छोटा होता है तो राजा कौन बना दिया जाता है, मंगलेश को राजा बना दिया जाता है। पर जब पुलकेशिन द्वितीय बड़ा हो जाता है और पुलकेशिन द्वितीय बोलता है भाई मेरा तो राज्य मुझे वापस प्रदान करो, तो मंगलेश क्या करता है, कलेश काटता है। मंगलेश क्या करता है, कलेश काटता है। बाद में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध में मंगलेश जो है उसका पूरा कलेश काट देता है, यानी मार देता है मंगलेश को। और राजा कौन बन जाता है, पुलकेशिन द्वितीय बन जाता है राजा। ये राजा बनने के बाद क्या करता है कि जो साम्राज्य के अंदर गृह युद्ध चला, उसकी वजह से साम्राज्य में बहुत सारे अराजकता फैल गई थी। उस अराजकता को इसने समाप्त किया और अपने राज्य को मजबूत इसने किया। इसने बहुत सारी विजय प्राप्त की। इसने अगर देखा जाए तो दक्षिण के जो मैसूर थे, वहाँ के गंग शासक थे उनको, कोंकण के जो आर्य थे उनको, गुर्जर जो थे उनको, और देखा जाए तो इन राजाओं को इसने क्या किया, हराया और अपने राज्य को मजबूत किया। जो रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख है, यानी जैन कवि है रवि कीर्ति, उसका जो ऐहोल अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है, उस अभिलेख के अंदर भी हमें इसकी जीत, जो इसने जो जीत प्राप्त करी है, जो विजय है, उसका विवरण हमें प्राप्त होता है। तो ये कौन हो गया, पुलकेशिन द्वितीय। ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम थोड़ा पहले भी जानते हैं, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय से ही कौन हार गया था, हर्षवर्धन। हमने देखा था कि हर्षवर्धन जो है किससे हार जाता है, पुलकेशिन द्वितीय से ये हार जाता है। फिर क्या होता है कि अगर देखें दक्षिण में एक एक वंश हम पढ़ेंगे। कौन सा शासक वंश पढ़ेंगे हम, पल्लव वंश पढ़ेंगे। ठीक है, पल्लव वंश का जो शासक होता है कौन, नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन जो है इसकी राजधानी पे आक्रमण कर देता है, वातापी पे, और उस पर अधिकार कर लेता है और अपने आप को क्या उपाधि धारण कर लेता है, वो वातापी कौंड की। क्योंकि उसने वातापी को जीत लिया था, इसलिए पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने अपने आप को वातापी कौंड कह दिया। इसके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी ये है, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। पल्लव राजा ने बादामी पर आक्रमण किया और वातापी कौंड की उपाधि धारण कर ली। फिर अगर देखा जाए तो ये पुलकेशिन द्वितीय बड़ा ही दूरदृष्टि वाला राजा हुआ था। इसने उस काल में फारस का जो ईरान को जो राजा, ईरान फारस एक ही है, तो ईरान को जो राजा है खुसरो शाह द्वितीय, उसके दरबार में अपना दूत भेजा था। और वहाँ के राजा जो थे उसने भी
इसके दरबार में दूत भेजे थे, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कहाँ से? अगर हम देखें कि अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें खुसरो के जो दूत मंडल है उसका स्वागत करते दिखाया गया है। किसे? पुलकेशिन द्वितीय को। तो ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमने जान लिया। अगर सबसे प्रतापी राजा अगर कोई देखा जाए तो इस वंश का कौन होता है? कौन होता है? पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का प्रतापी शासक होता है। उसके बाद में हम देख लेते हैं, उसके बाद में विक्रमादित्य प्रथम, विजयादित्य और विक्रमादित्य द्वितीय जो है इसके उत्तराधिकारी होते हैं। इस प्रकार कल्याणी का जो चालुक्य वंश है ये यहाँ तक हमने किसने देख लिया? बादामी का चालुक्य वंश देख लिया। इसके बारे में जो जानने वाली बातें हैं, पुलकेशिन प्रथम जो है वो उसके साम्राज्य की स्थापना कर देता है। उसके बाद कीर्तिवर्मा बन जाता है। कीर्तिवर्मा के बाद में कौन आ जाता है? मंगलेश। और मंगलेश जब कलेश काटता है तो उसको मार के राजा कौन बन जाता है? पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय बड़ा एक महान राजा हुआ इस वंश का। सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय ही इस वंश का हुआ। और शुरुआत में जब मैंने बताया था कि चालुक्यों की ब्रांचेस भी थोड़ी अलग अलग हैं, तो ये तो थे बादामी के चालुक्य। फिर कल्याणी के चालुक्य भी कुछ लोग थे। एक कल्याणी के चालुक्य वंश भी हुआ करता था, उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। बस उसकी स्थापना किसने की? तो तैलप द्वितीय ने उसकी स्थापना की थी। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में भी एक पूर्वी चालुक्यों की एक शाखा हुआ करती थी जिसकी राजधानी क्या थी? वेंगी। और उसकी स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन जो ने की थी। और विष्णुवर्धन कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का छोटा भाई था। एक्चुअली हुआ क्या था कि वहाँ आंध्र प्रदेश में जीत प्राप्त कर लेता कौन? पुलकेशिन द्वितीय। और वहाँ का गवर्नर बना देता किसे? अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को। बाद में वहाँ का जो विष्णुवर्धन होता है वो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। तो इस प्रकार से जो पूर्वी चालुक्य वंश है उसकी स्थापना किसने कर दी थी? विष्णुवर्धन ने, जो किसका भाई होता है? पुलकेशिन द्वितीय का छोटा भाई होता है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। तो ये हमने देख लिया चालुक्यों के बारे में। अब हम देखेंगे पल्लव वंश के बारे में। थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें प्राप्त इसमें करनी है। ठीक है, पल्लव वंश जो है तो 325 ईस्वी के आसपास इस वंश की स्थापना कहाँ करी जाती है? जो कृष्णा और गोदावरी नदी है उनके मुहानों के बीच में इस वंश की स्थापना की जाती है। जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तब देखेंगे कि महानदी यहाँ से आती है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। ठीक है ना? तो अगर ये गोदावरी है और ये कृष्णा है तो इनके जो मुहाने हैं यहाँ पर इन राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है, एक मिनट स्क्रीन कर लेते हैं साथ ताकि आपको साफ साफ नज़र आ जाए। और कांची जो नाम का नगर है, आज भी कांचीपुरम हम देखते हैं ना, तो वो कांचीपुरम नामक नगर है, इनकी राजधानी हुआ करती थी। सिंह विष्णु नाम का एक शासक हुआ 575 ईस्वी के आसपास में। और उस शासक की महत्वपूर्ण बात क्या है कि उस शासक के काल में किरातार्जुनियम जिसने लिखी वो लेखक महाकवि भारवी जो है उसके संरक्षण में हुआ करता था। तो इस चीज़ से देखो आपको 2-3 चीज़ें पता लग गई। एक तो किरातार्जुनियम का लेखक कौन था? महाकवि भारवी। और भारवी अगर किसी से संबंधित हो तो भारवी क्या है? एक कवि हुआ करता था। और ये किसके दरबार में था? सॉरी, सिंह विष्णु के दरबार में ये हुआ करता था, जो कि पल्लव वंश का राजा था। उसके बाद में उसका पुत्र जो है महेंद्र वर्मन वो राजा बन जाता है। और उस महेंद्र वर्मन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने कटे हुए मंदिर बनवाए थे, चट्टानों के मंदिर उसने बनवाए थे। जब हम मंदिर कला पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में तब हम देखेंगे महेंद्र वर्मन की शैली के मंदिर किस प्रकार के बने होते हैं। उसने जो मत विलास प्रहसन नामक परिहास एक नाटक है, मत विलास प्रहसन नाम का एक नाटक है, उस नाटक की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने ही की थी। उस नाटक में है क्या? एक्चुअली वो एक परिहास नाटक है। परिहास मतलब मजाक उड़ाने वाला। उसमें जो शैव और बौद्ध सन्यासी हैं उनके जो अवगुण और मूर्खता भरे जो बातें करते हैं, जो काम करते हैं, उनका उपहास उसमें उस नाटक में किया गया। किसमें? मत विलास प्रहसन में। ठीक है, तो ये महेंद्र वर्मन जो है इसको पराजित कौन कर देता है? पुलकेशिन द्वितीय, वही चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय। मैंने कहा था ना वो बड़ा महान राजा था। तो पुलकेशिन द्वितीय से वह पराजित हो जाता है। कौन? महेंद्र वर्मन। परंतु अगले कुछ सालों में उसका बदला कौन ले लेता है? उसका जो उत्तराधिकारी होता है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन जो है वो पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है और वातापी कौंड की उपाधि धारण कर लेता है। जब हमने अभी चालुक्य वंश पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था। और उसकी वजह से पुलकेशिन द्वितीय फिर मर भी जाता है। उसके बाद क्या होता है? नरसिंह वर्मन जो है उसके काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है उसने उसके राज्य की यात्रा की थी। ये वही ह्वेनसांग है जिसने हर्ष के काल में ये हुआ करता था और उसने वहाँ पर धर्म सभा आयोजित करवाई थी। और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात ये है नरसिंह वर्मन के बारे में कि इसने कांची में जो बंदरगाह वाला नगर है मामल्लापुरम और महाबलीपुरम, या जिसे महाबलीपुरम भी कहते हैं, उसने इसी ने वो बसाया था। एक मिनट ये क्लियर कर लेते हैं।
मामल्लापुरम, क्योंकि इसका नाम भी जो है ना मामल्ल हुआ करता था, नरसिंहवर्मन का निकनेम हुआ करता था मामल्ल, इसलिए इसने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम बसा दिया। ठीक है, उसके बाद में इसका बेटा होता है महेंद्रवर्मन द्वितीय, वो शासक बन जाता है। देखिए महेंद्रवर्मन प्रथम, उसके बाद में नरसिंहवर्मन प्रथम, उसके बाद में महेंद्रवर्मन द्वितीय, उसके बाद में नरसिंहवर्मन द्वितीय आता है ना, प्रथम द्वितीय ऐसे याद आपको रख लेना है। तो नरसिंहवर्मन द्वितीय जो होता है वो शासक बन जाता है और वो महाबलीपुरम में उसने अनेक जो है स्मारक वो बनवाता है, बहुत सारे स्मारक बनवा देता है। कौन? महेंद्रवर्मन द्वितीय। इसके बाद के उत्तराधिकारी में अगर देखा जाए तो नरसिंहवर्मन द्वितीय एक शासक आता है, वो क्या कराता है, कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है ना और जो महाबलीपुरम का शोर मंदिर है, वो मंदिर कौन बनवाता है? नरसिंहवर्मन द्वितीय। और नरसिंहवर्मन प्रथम क्या बनवाता है? मामल्लापुरम नगर बसाता है। समझ में आ रही है आपको बात? उसके उत्तराधिकारी हुए नंदी वर्मन। ठीक है, इसके बाद में कोई ज़्यादा जानने वाली इस वंश के बारे में कोई जानकारी अपने पास नहीं है, इतने ही इस वंश के बारे में जानना काफ़ी है। ठीक है, तो हमने जान लिया नरसिंहवर्मन प्रथम, महेंद्रवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन द्वितीय और महेंद्रवर्मन द्वितीय और एक नंदी वर्मन। उसके बाद में हम देख लेते हैं चोल वंश। हमने चालुक्य वंश देख लिया, हमने पल्लव वंश देख लिया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे चोल वंश। चोल वंश के विषय में हमें जो जानकारी मिलती है, वहाँ के जो शिलालेख, स्मारक और जो साहित्य हैं उससे हमें जानकारी मिल जाती है। और जो चीनी ग्रंथ हैं वहाँ से भी हमें जानकारी मिल जाती है। चीनी ग्रंथ में अगर देखा जाए, एक तो जो अपने वैनचांग है उसके ग्रंथ हैं उससे भी हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इसके बारे में फिर अरब यात्री इसके दरबार में, वहाँ से भी पता लग जाता है। मुस्लिम इतिहासकार हुए कुछ उन लोगों की वजह से, और मार्को पोलो, पुर्तगाली यात्री होता है मार्को पोलो, वो भारत आता है तो उसने भी इस चोल वंश के बारे में कुछ जानकारी हमें प्रदान की है। ठीक है, इस वंश का अगर संस्थापक देखा जाए तो कौन था? विजयालय। एक बार मैं बताऊं, जब हम संगम युग पढ़ रहे थे तो चेर, चोल और पांडे हमने पढ़ा था। तो ये चोल वो वाले चोलों से अलग है। होता क्या है कि वो चोल समाप्त हो जाते हैं और उन जब संगम साहित्य समाप्त हो जाता है अपना 300 ईस्वी के आसपास, उस काल के बाद में चोलों के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद में सीधा इस वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें लेटर चोलास भी कहते हैं। ठीक है ना। तो विजयालय नाम का जो राजा होता है वो इस वंश की स्थापना करता है। अगर वास्तविक संस्थापक माना जाए जिसने इस राज्य को सर्वोच्चता पर पहुंचाया तो वो है परांतक प्रथम। ठीक है, फिर राजराज प्रथम नाम का एक राजा इसमें हुआ, जिसका वास्तविक नाम क्या था? अरिमोली वर्मन भी उसका नाम था। और राजराज का जो तंजावर अभिलेख है उसमें उसकी युद्ध की जो सफलता है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक्चुअली अभी थोड़े दिन पहले एक साउथ की मूवी आई थी, उसमें इसके बारे में ठीक से जानकारी हमें प्राप्त होती है। वो मूवी आप देख लेना, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है। साउथ की एक मूवी थी जिसमें यही चोल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? अरिमोली वर्मन इसका नाम होता है राजराज प्रथम का। ये क्या करता है? ये रक्त एवं लौह की नीति अपनाता है। ये रक्त और लौह की नीति क्या होती है? रक्त और लौह की नीति होती है जब अपने जो दुश्मन होते हैं उनके खिलाफ वो कठोर नीति अपना लेता है, तो वो होती है रक्त और लौह की नीति। वो बहुत सारे जो है अपने आसपास के जो राजा होते हैं उनको जीत लेता है। वो श्रीलंका के राजा को जीत लेता है। अगर देखा जाए तो मालदीव का जो राजा मालदीव होता है वहाँ पर भी वो कब्जा कर लेता है। तो आंध्र प्रदेश होता है वहाँ पर भी वो कब्जा कर लेता है। और वहाँ का जो राजा होता है वो तो इसका मित्र ही बन जाता है, अधिनेश मित्र जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी होगी हमें किसके बारे में? अरिमोली वर्मन के बारे में या राजराज प्रथम के बारे में। इसने एक मंदिर भी बनवाया था, राजराजेश्वर मंदिर, जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। उसके बाद में इसका बेटा होता है कौन? राजराज का जो बेटा होता है वो कौन होता है? राजेंद्र प्रथम इसका बेटा होता है। एक्चुअली देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं जब ये इसके बारे में पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज आते हैं कि पहले राजराज आया था कि पहले राजेंद्र आया था। तो देखिए पहले कौन आया होगा? जिसके नाम में दो राज हैं वो पहले आएगा, वो बड़ा है ना, तो वो पहले आया था। और राजेंद्र इसमें एक ही है तो ये बाद में आया था। इसे क्या कहते हैं? गंगईकोंड चोल भी इसे, या उत्तम चोल भी इसे कहते हैं। किसे? राजेंद्र प्रथम को, क्योंकि इसने गंगा पार करके वहाँ के राजाओं को हरा दिया था, इसलिए इसने अपने आप को गंगईकोंड चोल कहा। फिर उसने अपनी एक राजधानी भी बना ली, इसका नाम क्या दिया इसने? गंगईकोंड चोलपुरम। इसीलिए इसे दक्षिण का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो बताओ भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताओ। समुद्रगुप्त को। भूल गए? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। तो ये हमने देख लिया चोल वंश के
बारे में। इस वंश के बाद में अगर देखा जाए तो और कुछ कौन उत्तराधिकारी हुए तो हम देख लेते हैं। राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम और कुलोत्तुंग द्वितीय। तो राजेंद्र वाले जो नाम है, राजेंद्र वाले, वो चोल वंश के ही वो हुए हैं ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं आगे। अब चोल प्रशासन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो चोल साम्राज्य जो है, इसमें सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो साम्राज्य को किसमें बांटा जाता था? मंडलों में। फिर मंडलों को नीचे कोट्टम में बांट दिया जाता था, कोट्टम को फिर नाडुओं में बांट दिया जाता था, और नाडुओं को किसमें बांट दिया जाता था? ग्रामों में बांट दिया जाता था। तो ये अगर आपसे इसके बारे में अगर आपसे वो लगवाने के लिए कह दे सीक्वेंस में कि ऊपर पहले कौन है सबसे बड़ी, कौन सी वो अगर देखें संस्था है, फिर कौन नीचे है, तो ये आप इसके बारे में जानकारी रखना। मंडल सबसे बड़ा, फिर कोट्टम उसके नीचे, फिर नाडु और फिर ग्राम संघ, जिन्हें कुर्रम या तारकुर्रम भी कहते थे, किसके? ग्राम जो संघ होते थे उनको। और राजा जो है वो प्रशासन का प्रमुख होता था। भाई राजतंत्र है तो राजा ही प्रशासन का प्रमुख होगा और उसे सारी शक्तियाँ प्राप्त होती थी। हालांकि वो निरंकुश तो होता था, परंतु उसकी निरंकुशता पर जो है प्रतिबंध कौन लगा देते थे? जो मंत्री होते थे और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते थे, यानी जो सुव्यवस्थित कर्मचारी मंडल उस काल का हुआ करता था, जो वो क्या कर देता है? उसकी निरंकुशता पर सीमा लगा देता है। उस काल के जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे उनको क्या कहते थे? पेरुंद्रम। और जो निम्न अधिकारी हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सिरुंद्रम। सिरुंद्रम उन्हें कहा जाता था, पेरुंद्रम और सिरुंद्रम। ठीक है। फिर आय का अगर प्रमुख स्रोत देखा जाए तो क्या हुआ करता था? भूमिकर। अगर मैं तो कह रहा हूँ आपको प्राचीन काल में और मध्यकाल में अगर आपसे कोई पूछे कि आय का प्रमुख स्रोत क्या था तो क्या हुआ करता था, अगर कहीं लिखना भी हो तो जो भूमिकर हुआ करता था, जो हमें भूरा जैसा प्राप्त होता था, वही आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। सिंचाई की सुविधा भी उस काल में उपलब्ध हुआ करती थी। ठीक है। चोल राजा बहुत बड़ी सेना और नौसेना रखते थे। भाई जब बहुत बड़ी सेना और नौसेना रखेंगे उसी के दम पे तो उन्होंने आसपास के बहुत सारे राज्य जीते। देखिए गंगा को पार कर लिया उसने, श्रीलंका को उसने जीत लिया, उसने मालदीव जो है वहाँ पर अधिकार कर लिया। उसके लिए क्या प्राप्त हुआ होगा? नौसेना तो की तो आवश्यकता पड़ी ही होगी। उनकी नौसेना जो है वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करती थी। राजा कुछ अंगरक्षक भी रखते था अपने पास में। उन अंगरक्षकों को क्या कहते थे? वेलेक्कर कहा उन्हें जाता था। फिर चोलों के प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता क्या है? ग्राम स्वायत्ता, यानी वहाँ के गांव जो थे वहाँ उनके गाँवों को बड़ी स्वायत्ता वहाँ के गाँवों को बड़ी स्वायत्ता प्राप्त होती थी। अगर दूसरे काल से अगर हम तुलना करें, दूसरे राजवंशों से तुलना करें, तो चोल काल में वहाँ के गाँवों को बहुत स्वायत्ता प्राप्त होती थी। वह क्या करते थे कि वहाँ गाँव के एक महासभा हुआ करती थी। ठीक है, जिसे पेरुंगरी कहते थे और सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। उस महासभा में लोग जो है कुछ मनोनीत करके चुने जाते थे और कुछ लोग जो है वैसे चुने जाते थे चुनाव करके। एक घड़े में जो है वो ताड़ के पत्थर पर नाम लिख के डाल दिया जाता था। फिर उसमें से एक छोटी बच्ची को बोला जाता था कि आप नाम निकालो, और जिसका नाम उस चिट में से निकल जाता था उसको वहाँ पर जो है ग्राम सभा जो होती थी उसमें क्या कर देते थे? नियुक्त कर देते थे। तो इस प्रकार से वहाँ की ग्राम स्वायत्ता जो है बड़ी ही प्रशंसनीय है उस काल की। फिर एक और सबसे बड़ी वहाँ की अगर कोई बात देखी जाए, कोई अगर आप महान बात देखो तो सेना में सभी वर्ण जो है वो लोग सम्मिलित हो सकते थे। यानी सेना में ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है वो क्षत्रिय ही सम्मिलित होंगे ही, हर वर्ण के लोग जो है सेना में सम्मिलित हो सकते थे। इसी वजह से वहाँ की सेना जो है बड़ी मजबूत हुआ करती थी। क्योंकि अगर सेना को सीमित कर दे आप किसी एक वर्ण तक, तो एक वर्ण में कितने योद्धा हो सकते हैं, जबकि अगर आप और सारे वर्णों को शामिल कर लो तो क्या हो सकता है? आपके पास जो है चॉइसेस ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। फिर देख लेते हैं उस काल की सामाजिक और धार्मिक अवस्थाएं किस प्रकार की हुआ करती थी। हिंदू समाज जो जाति प्रणाली के आधार पर बटा हुआ था। जिस प्रकार से देखते हैं अलग अलग जातियाँ उस काल में भी हुआ करती थी। ठीक है। सती प्रथा और देवदासी प्रथा भी उस काल में प्रचलित थी। सती प्रथा क्या होती है? जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ चिता पे जल जाती है पत्नी, वो सती प्रथा। और देवदासी प्रथा क्या होती है कि जो नृत्य करने वाली जो बालिकाएं वगैरह होती हैं उन्हें क्या कर देते हैं? मंदिरों को दान में दे देते हैं, फिर वो वहाँ पर भगवान के लिए नृत्य करती है। इसके बारे में हमने पहले भी देखा था। हालांकि महिलाओं की अगर दशा देखें तो कोई ज़्यादा इस काल में सुधार नहीं हुआ था, परंतु कुछ रानियां जो हैं वो राजाओं के साथ शासन करने में भागीदार रही है, ऐसे सबूत हमें प्राप्त होते हैं। तो ये देख लिया हमने बड़े ही संक्षेप में उस काल की सामाजिक अवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी। अब हम देख ले छोटा सा कि आर्थिक अवस्था जो है उस काल की किस प्रकार से हुआ करती थी। भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था, पहले भी हमने डिस्कस किया।
और भूमि की उर्वरता और फसल चक्र जो है उसके आधार पर ही भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब सीधा मुंह उठा के कोई भू राजस्व नहीं लगा दिया जाता था कि इतने % दे दो या इतना दे दो। क्या देखते थे? फसल चक्र देखते थे, और ये देखते थे कि भाई भूमि कितनी उर्वर है, ज़्यादा उर्वर है तो ज़्यादा टैक्स, कम है तो कम, क्योंकि अगर कम वालों पर लगा दिया जाएगा ज़्यादा टैक्स तो वो कैसे चुका पाएंगे। फिर चोलकालीन दक्षिण भारत में 2 प्रकार के सिक्के हमें मिलते हैं, एक उद्यान और एक मध्याह्न। तो अगर ये पूछे कि पूर्व मध्यकालीन या प्राचीन भारत में उद्यान और मध्याह्न क्या थे, तो बाग या आप कह दो कोई गार्डन वार्डन नहीं थे, ये क्या थे? ये सिक्के हुआ करते थे। ये मध्याह्न जो है ये सोने का सिक्का हुआ करता था, जिसे कल्याणज भी कहते हैं। अगर देखें कल्याणज क्या था, तो कल्याणज भी इसे ही कहा जाता है। एक मिनट। फिर ये थोड़ा सा जो है ना उस काल के जो प्रमुख तमिल विद्वान हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, ये आप क्या करना है, 1-2 बार इसको पढ़ लेना। जैसे कंबन जो है रामायण भी जिसने लिखी है, तो कंबन रामायण प्रसिद्ध है। ये भी तमिल विद्वान हुआ करता था। नाथ मुनि, इसने न्याय तत्व लिखा है, ठीक है। माधवाचार्य जिसने वायु अवतार लिखा है। रामानुज जिसने श्री भाष्य लिखा है ना। तो ये थोड़ा सा एक बार आप शांति से देख लेना, 1-2 बार देख लेना, कुछ ज़्यादा उतने नहीं है, पर खुदा ना खास्ता एग्जाम में पूछ ले कि कंबन कौन था, तो कंबन कौन था? जिसने पुस्तक लिखी रामायण, वो था कंबन, ठीक है। आगे चल लेते हैं। अब हम देखते हैं पांड्य वंश। ये पांड्य वंश देखिए, जब संगम साहित्य हम पढ़ रहे थे, संगम काल जब हम पढ़ रहे थे, तो चेर, चोल और पांडे ये हमने देखे। चेर तो बाद में समाप्त हो गए, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चोल जो है फिर वापस सत्ता में आते हैं, विजयालय स्थापना कर देता है इसकी। फिर पांडे लोग वापस से सत्ता में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में वही मेगास्थनीज के बारे में इससे प्रारंभिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। हीर मोती यहाँ पर मिला करते थे, ठीक है, वही है। इस वंश के बारे में कुछ ज़्यादा आपको जानने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। इसके राजा भी है, थोड़े अजीब से नाम है, आपको याद भी नहीं होंगे, तो मैंने आपको कुछ याद भी नहीं करवाए। बल्कि एक बार आप मूवी देख लेना वो साउथ वाली, जिसमें वो चोल साम्राज्य के बारे में बताया गया, तो कुछ 1-2 पांडे राजा के नाम आपको याद हो जाएंगे, उतना बहुत। आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाएंगे। फिर है त्रिपक्षीय संघर्ष, एक है, तो इसमें इतना ही जान लो। अगर एग्जाम में आ जाए कि त्रिपक्षीय संघर्ष कौन कौन से राजाओं के बीच में हुआ, तो प्रतिहार हो गया, पाल और दक्षिण के जो राष्ट्रकूट थे, इन तीनों वंशों के बीच में जो है संघर्ष चलता रहता है। मतलब अब एक दूसरे की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए और अपनी जो है सर्वोच्चता साबित करने के लिए गंगा यमुना दोआब पर इनके भी संघर्ष चलता रहता है 8वीं से लेकर 10वीं सदी के बीच में। और अंत में इनको सफलता किसमें मिलती है? जो गुर्जर प्रतिहार लोग हैं उनको सफलता मिल जाती है। ये हमने जब गुर्जर प्रतिहार वंश और ये पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि ये पहले इनके सामंत हुआ करते थे गुर्जर प्रतिहारों के, ठीक है। तो ये हो गया आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देख लिया? चालुक्य वंश देख लिया, चोल वंश देख लिया। चोल वंश की हमने देख लिया क्या वहाँ की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था बड़ी संक्षेप में हमने देख ली। यहाँ से कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, बनेंगे तो जो मैंने पढ़ाया इनमें से ही बनेंगे, बस थोड़ा सा आप ध्यान देके लेक्चर को सुन लेना, ठीक है। फिर पांड्य वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने प्राप्त कर ली, और ठीक है, पांड्य वंश के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली, और त्रिपक्षीय जो संघर्ष है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इस लेक्चर की PDF भी यहीं मिलेगी, और जो भी हम पढ़ाई से रिलेटेड कोई मटेरियल साझा करेंगे, बिल्कुल फ्री मटेरियल होता है हमारा, तो जो है वो मटेरियल आपको इसी चैनल पर मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बड़े लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।